Hey guys, welcome to Prelims View. We have started a new series on Complete Indian Polity by M. Lakshmikant, and this is the 8th lecture of our series. We have covered fundamental rights up to Article 19 in our previous lecture, and remaining part of fundamental rights we are going to cover in this lecture. So, without wasting our time, we'll start with the lecture. So, we have covered up to Article 19 in the previous lectures, and right now we are going to cover from Article 20. So, Article 20 in the Indian Constitution states that प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. इसका मतलब है कि आपको ऑफेंसेस के अगेंस्ट जब कन्विक्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शंस अवेलेबल है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आर्टिकल 20 के अंदर दिए गए हैं. सो फर्स्ट क्लॉज कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशनिंग of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commissioning of the offence. For example, कोई भी एक मुजरिम है जिसने कोई भी जुर्म किया है और उसने जुर्म किया था 2024 के अंदर. ओके, अब इसको जो भी सजा होगी ना वो इस टाइम पर जो भी लॉ अप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने जो जुर्म किया है वो 2024 के अंतर्गत किया है कोई क्रिमिनल ऑफेंस, और 2026 में जो लॉ बनेगा आगे चलकर उसको इस 2026 के लॉ के अगेंस्ट कोई भी सजा नहीं हो सकती. ओके, उसे जो भी सजा होगी वो 2024 में जो भी लॉ इस टाइम पर इन फोर्स है उस लॉस के अकॉर्डिंग ही उसको सजा होनी चाहिए. तो इस चीज को कहा जाता है नो पोस्ट फैक्टो लॉ. ओके, पोस्ट फैक्टो मीन्स उस टाइम समय का जो भी लॉ होगा वही सजा के लिए अप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 2024 में उसने कुछ तो भी गुनाह किया था, 2026-27 तक उसकी सुनवाई चली और 2026 में एक लॉ बनकर आया. अब उसे इस 2026 के लॉ के अकॉर्डिंग सजा नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसने जो जुर्म किया था वो किया था 2024 में और उसे उस टाइम पर जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी. ओके, सो पोस्ट फैक्टो मीन्स आफ्टरवर्ड्स जो भी लॉज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं मिलती है. ओके, और नॉर बी सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ. लॉ में जो भी पेनाल्टी लिखी है उससे ज्यादा भी उसे पेनाल्टी नहीं लगेगी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशनिंग ऑफ द ऑफेंस. अगर 2024 में उस लॉ के अकॉर्डिंग 2 साल की अगर सजा है और 2026 में उस लॉ को रिन्यू किया गया है जिसमें 4 इयर्स की सजा है, तो उसे ये 4 इयर्स की सजा नहीं लगेगी, उसे लगेगी 2 इयर्स की सजा. क्यों? क्योंकि उसने जुर्म किया था 2024 में और उस टाइम पर जो प्रावधान था सजा का वो था 2 साल. ओके, सो जो भी उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग सजा होगी जब उसने ऑफेंस किया था उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी. ओके, तो फर्स्ट जो है वो क्लॉज समझ में आ गया. इसे कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो, जो भी प्रोविजन होगा वो नहीं लगेगा. ओके, देन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. अगर किसी भी ऑफेंस के लिए किसी भी जुर्म के लिए अगर एक बार सजा हो गई है तो उसी जुर्म के लिए उसे 2 बार या 4 बार सजा नहीं हो सकती. ओके, तो ये क्रिमिनल केस के लिए अप्लीकेबल होगी, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, सिविल से रिलेटेड नहीं है. ओके, क्रिमिनल ऑफेंस में या कोई भी ऑफेंस होगा जिसमें एक बार अगर उस पर्सन को सजा हो गई है तो फिर से उसको दोबारा सजा नहीं हो सकती, मोर देन वंस नहीं हो सकती. थर्ड क्लॉज जो है आर्टिकल 20 का वो कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. सेल्फ जो विटनेस्ड होते हैं ना वो नहीं होना चाहिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ओके, खुद का जुर्म खुद अगर कोई कबूल कर रहा है या फिर
पुलिस अगर फोर्स करती है, कंपेल करती है, फोर्स करती है टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, ये मान्य नहीं होगा। सो तीन चीजें हैं, एक तो जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ है, जिसे कहा जाता है नो पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल। ओके, नो पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल मतलब जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ था उसी टाइम पर जो लॉ एप्लीकेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। सेकंड पॉइंट है कि जितनी सजा का प्रावधान उस टाइम पर लॉ के अंतर्गत था उतना ही आपको उतनी सजा मिलेगी। थर्ड है कि अगर एक बार आपको सजा मिल गई, ये दोनों पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के है कि उसी टाइम पर जो लॉ था वही लगेगा और उतनी सजा लगेगी जो उस लॉ में उस टाइम पर दी गई थी। सेकंड पॉइंट है कि एक बार अगर आपको सजा मिल गई तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती है। ओके, इसे कहा जाता है नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। ओके, डबल जियोपार्डी, PARDY। सो नो डबल जियोपार्डी। एंड थर्ड है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब खुद के अगेंस्ट ही विटनेस नहीं किया जा सकता। खुद का जुर्म अगर आप खुद कबूल कर रहे हो, उसके लिए कोई आपको फोर्स कर रहा है, तो ये मान्य नहीं होता। ओके, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए अगर आप अक्यूज्ड हो, आपको दोषी अगर आपको करार दिया गया है, ओके, या फिर पुलिस की नज़र में आपने अगर वो जुर्म किया है, तो कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप उस जुर्म को खुद कबूलो। ओके, सो आर्टिकल 20 जो है उसके अंतर्गत तीन चीजें हैं। एक तो आ गया कि नो पोस्ट फैक्टो लॉ इज अप्लीकेबल। पोस्ट फैक्टो जो लॉ होगा, पोस्ट फैक्टो मीन्स जो आफ्टरवर्ड्स, जब आपने जुर्म किया उसके बाद अगर कोई लॉ बन रहा है तो उस लॉ को कहा जाता है कि नो पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लीकेबल। देन डबल जियोपार्डी नहीं होना चाहिए। एक जुर्म के लिए अगर एक बार सजा मिल गई है तो वो फिर से नहीं मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, खुद का जुर्म आपको खुद को कबूल करने के लिए कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता। तो तीन चीजें दी गई आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 कहता है कि इट इज अबाउट कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। जुर्म जो भी ऑफेंस होगा उसके अगेंस्ट अगर आपको कन्विक्ट किया गया है तो उस केसेस में तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी आगे चलकर जो लॉ बनेगा वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अंतर्गत जो भी सजा अभी अगर आपने ऑफेंस किया तो अभी जो लॉ अप्लीकेबल होगा और उसमें जितनी सजा होगी उतनी ही आपको मिलेगी। आगे चलकर चाहे वो सजा घटे या कम हो, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा नहीं होगी आगे आने वाले लॉ के अकॉर्डिंग। देन अगर आपको एक बार सजा मिल गई है किसी भी ऑफेंस में तो फिर से आपके ऊपर उसी ऑफेंस के लिए आपको फिर से सजा नहीं होनी चाहिए। डबल जियोपार्डी से कहते हैं कि आपको डबल जियोपार्डी नहीं होगा, दो बार सेम ऑफेंस के लिए सजा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त ने अगर एक बार सजा काटी है उनके ऑफेंस के लिए, तो आगे चलकर कोई और फिर से केस डालने के बाद नहीं कह सकता कि भाई आप नया जो लॉ बनाए उसके अकॉर्डिंग सजा लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो अगर एक बार आपने सजा काटी है उस ऑफेंस के लिए, उस गुनाह के लिए, तो आपको फिर से सजा काटने की जरूरत नहीं है। तो नो डबल जियोपार्डी। और थर्ड, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। खुद का जुर्म आपको खुद कबूल करने के लिए कोई भी उकसा नहीं सकता है, ना ही कोई कंपेल कर सकता है। अब आर्टिकल 20 जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पर डबल जियोपार्डी, तो डबल जियोपार्डी नहीं होगा। गिल्टी, नॉट गिल्टी एंड डबल जियोपार्डी। अगर आप गिल्टी ना हो और फिर भी आपको कोई कंपेल कर रहा है कि आप आपका खुद का जुर्म खुद कबूलो, तो ये भी आप मतलब मान्य नहीं होता है। तो आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर। अब ये देखिए, ये जो लॉ है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, सभी के अगेंस्ट होता है। ओके, इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस। फर्स्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का आपको अर्थ अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स व्हाट,
किसी ने गुनाह किया है 2000 में और 2006 में कोई अगर लॉ बन रहा है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा उस पर्सन के ऑफेंस के अगेंस्ट. ओके, सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स नो पर्सन शैल बी first convicted of any offense except for violation of law in force at that time of the commission of an act. मतलब अगर कोई ऑफेंस कोई जुर्म कोई कर रहा है और उस टाइम पर जिस टाइम पर यह जुर्म हुआ है उस टाइम पर अगर कोई कानून है तभी उसका अगर वायलेशन वो बंदा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही आप कर सकते हो. लेकिन अगर उस टाइम पर लॉ ही अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बंदा है और उसने ये सपोज एक पेड़ है इसे काट दिया है. ओके, और इस टाइम पर कोई लॉ ही नहीं है कि इस पेड़ को काटने के बाद आपको 2 साल की या 4 साल की जो भी सजा होगी वो मिलेगी. अगर ये लॉ उस टाइम पर अप्लीकेबल ही नहीं है तो उस टाइम पर इसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता पेड़ को काटने के लिए. लेकिन आगे चलकर 2 सालों बाद अगर सजा का प्रावधान किया गया है कि आपको 2 साल की या 4 साल की सजा होगी एक पेड़ काटने के ऊपर, तो अगर कोई बंदा 2 साल पहले ये जुर्म कर लेता है, ओके, तब तो उस टाइम पर कोई लॉ नहीं था, इसके कारण उसको सजा नहीं हो सकती. लेकिन अगर आज ही सपोज मैंने ये पेड़ काट दिया और आज ही सजा का प्रावधान है इसके लिए कि 2 साल की आपको सजा होगी, तो उस केस में हम कन्विक्ट हो सकते हैं ऑफेंस के लिए कि हमने एक ट्री को काट दिया है और उसकी सजा है 2 साल. ओके, तो यही इसका कहना है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशनिंग ऑफ द एक्ट. अगर मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ और उस टाइम पर कोई एक्ट अगर है, कोई लॉ अगर है प्रेजेंट, तो उस टाइम पर उस लॉ के अगेंस्ट मुझे जुर्म के अंदर मुझे कन्विक्ट किया जा सकता है. अगर ये लॉ प्रेजेंट नहीं है तो मुझे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता. देन सेकंड है कि सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशनिंग ऑफ द एक्ट. अगर इसके अंतर्गत इस लॉ के अंतर्गत एक पेड़ काटने की सजा है 10,000 रुपए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपको 20,000 भरने होंगे. क्यों? क्योंकि जब मैंने जुर्म किया था तो सजा का प्रावधान था 10,000 रुपए. ओके, पेनाल्टी थी 10,000 रुपए. आगे चलकर 2 सालों बाद या 5 सालों बाद इसका प्रावधान अगर 20,000 भी कर दिया, मुझे 10,000 ही पे करने होंगे. क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑफेंस किया था, एक्ट किया था, कन्विक्ट हुआ था मैं उस ऑफेंस के लिए, तब सजा का प्रावधान 10,000 ही रुपए था. ओके, सो जिस टाइम पर सीधी बात है, जिस टाइम पर कोई भी गुनाह होता है उस टाइम पर जो भी कानून लागू होगा उस कानून के अंतर्गत उस बंदे को कन्विक्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा उस जुर्म के अंतर्गत. और जितना भी सजा का प्रावधान होगा, चाहे वो 2 साल हो 5 साल हो, जब उसने वो ऑफेंस किया है उतना ही उसको सजा लगेगी. और जितनी पेनाल्टी होगी उस लॉ के अंतर्गत, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2020 में अगर कोई जुर्म किया है, 2020 में उसके लिए 10,000 की पेनाल्टी थी तो उसको 10,000 ही लगेगी. आगे चलकर 2024 में अगर उसका न्याय मिला है कोर्ट की तरफ से, तो 2024 में चाहे वो 10,000 का अमाउंट 50,000 हुआ हो लॉ के अंतर्गत, फिर भी उसे 10,000 ही भरने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि जब उसने वो जुर्म किया था तब पेनाल्टी 10,000 ही थी. ओके, सो 2 चीजें क्लियर है. जो भी लॉ प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी और जितनी भी पेनाल्टी होगी उतनी ही उसे पे करनी पड़ेगी. देन नो डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी जैसे मैंने अभी समझाया कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. ओके, एक से ज्यादा बार किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकता. और ये अप्लाई कहां पर होता है? ओनली अप्लाइज ऑन क्रिमिनल लॉज एंड नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज. आप ये नहीं कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने चोरी की है लगातार 5 सालों के लिए टैक्स की. ओके, तो 5 सालों तक जो लॉ था उसमें 1 लाख की सजा का प्रावधान था, 1 लाख की पेनाल्टी का प्रावधान था. ओके, लेकिन
अब 5 सालों के बाद अगर ये पेनाल्टी डबल हो गई, 2 लाख हो गई, ओके 2 लाख हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपसे ये 2 लाख रुपए भी ले सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके ऊपर ये 2 लाख का जुर्माना भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, इट इज रिलेटेड टू टैक्स लॉज और सिविल लॉज। तो अगर सिविल लॉज और टैक्स लॉज की बात आ जाए तो वहां पर जो है वो पेनाल्टी आगे चलकर जितनी भी पेनाल्टी उस लॉ के अंतर्गत आएगी उतनी गवर्नमेंट आपसे वसूल कर सकती है। ओके, सो ये जो आर्टिकल 20 है इसके अंतर्गत जो भी सजा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड है। ये सिविल लॉज के लिए अप्लाई नहीं होती है, ना ही टैक्स लॉज के लिए अप्लाई होती है। ओके, देन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसे मैंने कहा है कि आपको कोई फोर्सफुली ये नहीं कह सकता कि आप आपका खुद का गुनाह कबूल करो। नो पर्सन अक्यूज्ड मतलब किसी को फॉर एग्जांपल दोषी अगर करार किया गया है, अभी फिलहाल माना गया है कि ये दोषी है, उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है लेकिन उसको माना गया है कि ये दोषी हो सकता है। सो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद का ही गुनाह खुद कबूल करो, ऐसा उसको कंपेल या फोर्स नहीं किया जा सकता। और ये भी जो है वो अवेलेबल है इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जहां पर कोर्ट के अगेंस्ट या फिर जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल होता है वहां पर अगर कुछ लॉज है तो उन्हीं केसेस में ये आपको अवेलेबल है। ओके, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो अवेलेबल है कहां पर? सिर्फ कोर्ट के अंदर और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में आपको खुद का जुर्म आप कबूल नहीं कर सकते हो। देन आर्टिकल 21 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1949 में हमारा संविधान जब हमने अडॉप्ट किया था तब आर्टिकल 21 में क्या प्रावधान था? तो आर्टिकल 21 इज अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें कहा गया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, सो ये जो वर्ड है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसे लेकर बहुत सारे जो है लॉज बनाए गए और उन लॉज के कारण जो आर्टिकल 21 है उसको छीना गया। सो इसके अगेंस्ट में बहुत सारी केसेस भी हुई थी और ये जो लॉज बनाती थी पार्लियामेंट वो प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब लॉ ने अगर कोई प्रोसीजर बना के रखी है कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो और आप किसी भी पर्सन का आर्टिकल 21 छीन सकते हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो उसे वैलिड करार देती थी। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अगर आप फॉलो करते हो तो आप पर्सन की जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसे आप डिप्राइव कर सकते हो। ओके, क्योंकि आर्टिकल 21 यही कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, सिर्फ किसे छोड़कर? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर प्रोसीजर अगर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत है दी हुई, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो कर रहे हो और कोई लॉ बना रहे हो जिससे 21 जो आर्टिकल है उसको आप ब्रीच कर सकते हो, तो उसे कोर्ट जो है वो वैलिड करार देगी। वो इसकी लीगैलिटी में नहीं जाएगी कि क्या वो जो लॉ है वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है, क्या उस लॉ के अंतर्गत कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, क्या वो लीगल है। ये लीगैलिटी जो है वो नहीं चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था? 2-3 केसेस हुए थे जिसे कहा जाता है, एक फेमस गोपालन केस था और एक केस था मेनका गांधी केस। ओके, तो इन केसेस को भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो डिक्लेयर्स करता है कि दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो टर्म है ना, ये हमने लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश से हमने इसको एडॉप्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सेम ऐसा ही लिखा है कि अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अगर कोई फॉलो करता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो असेंबली है वो तो सुप्रीम है। ओके, वहां पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, असेंबली सुप्रीम है, और असेंबली को इतने पावर दिए गए कि वो इजीली उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। सो उसी प्रोसेस को हमने भी फॉलो किया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर प्रोसीजर सही है तो लॉ वैलिड होगा,
तो फिर चाहे वो आर्टिकल 21 को ही क्यों ना छीने। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अब हमें पता है कि आर्टिकल 15, 16, देन आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये अगर 5 आर्टिकल आप छोड़ दो तो बाकी सारे जो आर्टिकल्स है वो सभी फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स को अवेलेबल है। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये आर्टिकल खाली जो है ये ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। ओके, सो इसके अंदर तो 21 नहीं आता है। सो 21 जो है वो फॉरेनर एज वेल एज सिटीजन्स को अवेलेबल है, सिर्फ एनिमी एलिमेंट्स को नहीं होता है। ओके, एनिमी एलिमेंट्स तो अब आपको सभी को अब पता चल गया होगा जिनके साथ हमारा वॉर है, एक्चुअली चल रहा है वॉर। फॉर एग्जांपल अगर किसी समय पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या किसी भी फॉरेन नेशनल के साथ अगर आपका वॉर चल रहा है तो उस कंट्री का जो भी सिटीजन होगा वो हमारे लिए एलियन सिटीजन होगा, एनिमी एलियन सिटीजन होगा। ओके, तो उनको ये लॉज अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो द फेमस गोपालन केस क्या था 1950 का? तो सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था आर्टिकल 21 का, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था कि प्रोसीजर अगर इस्टेब्लिश बाय लॉ है और उसके अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिड करार देगा। उसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 21 जो है वो पार्लियामेंट को पावर है कि वो उसे डिप्राइव कर सकती है। ओके, सो ये इतना छोटा सा जो है नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने लिया था इन फेमस गोपालन केस ऑफ 1950। सो इसमें क्या कहा गया था? इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम एन आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। ओके, सो ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये सिर्फ हमें एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्री एक्शन जो है उसके अगेंस्ट है। आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, आर्बिट्री मतलब कोई भी अटपटा एक्शन जो होगा एग्जीक्यूटिव का, वो अगर एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें ये आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। लेकिन यही अगर आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन है तो उसके अगेंस्ट नहीं है। इसका मतलब लेजिस्लेटिव जो है ऑर्गन्स कोई भी एक्शन आर्बिट्री ले सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमें आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। इसका अर्थ क्या होता है कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। अगर कोई लॉ सरकार बनाती है तो जो सरकार है वो हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसे ब्रीच कर सकती है, उसे डिप्राइव कर सकती है, उसे हमसे छीन सकती है। लेकिन वो कब छीन सकती है? किसी लॉ को बनाकर। और ये लॉ कैसा होना चाहिए? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश होगी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग अगर ये लॉ होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे वैलिड करार देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन लिया था ना, एकदम नैरो इंटरप्रिटेशन में, जो भी गोपालन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रेट किया था, उसका मीनिंग उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। तो गोपालन केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट लीगैलिटी में नहीं जाता था, उसने सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो डॉक्ट्रिन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनसे हमने अडॉप्ट किया था उसको ही फॉलो किया था। और गोपालन केस हुआ था 1950 में। ओके, सो ये जो फेमस केस होते हैं ना, एटलीस्ट उनका वर्डिक्ट क्या था ये हमें याद रखना चाहिए कि फेमस गोपालन केस जो है या फिर सिंपल एक गोपालन जो केस था वो कब हुआ था? 1950 में। और उसका वर्डिक्ट क्या था? तो उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट आपको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस उनके अगेंस्ट आर्टिकल 21 में हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसका अर्थ ये था कि स्टेट कोई भी लॉ बनाकर आपका आर्टिकल 21 का जो राइट है उसे डिप्राइव कर सकती है, अगर वो जो लॉ बना है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाने की प्रोसीजर दी गई है उसे अगर सही से फॉलो किया है तो आपका आर्टिकल 21 जो है उसके अंडर जो राइट आएगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको डिप्राइव कर सकती है सरकार। तो इतना गोपालन केस का कहना था। अब मेनका केस जो हुआ था, मेनका गांधी केस ऑफ 1978, उसमें जो है
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट थी इन गोपालन केस उसे ओवररूल्ड कर दिया था। ओवररूल्ड कर देना मतलब अपनी पिछली जो जजमेंट थी उसको पलट देना, तो उसे ओवररूल्ड कर दिया था मेनका गांधी केस में ऑफ 1978। तो जजमेंट जो थी गोपालन केस की, जिसने एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था, उसको ओवररूल्ड करके इस बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 का। वाइडर इंटरप्रिटेशन लेना मतलब सिर्फ लाइन का अर्थ नहीं लिया, तो उसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है उसको भी ध्यान में रखा इन मेनका गांधी केस। तो वर्ड जो है, अगर आप सिर्फ एक वर्ड का अर्थ निकालते हो तो वो होगा लाइन बाय लाइन अर्थ निकालना, लेकिन उस वर्ड के अगर आप मीनिंग के अंदर जाते हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, या उस वर्ड को बनाने के लिए उस लाइन को संविधान में शामिल करने के पीछे का क्या तात्पर्य हो सकता है संविधान मेकर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, ये अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो उसे कहा जाता है वाइडर इंटरप्रिटेशन, कि उस टाइम पर उन्होंने क्या सोचा होगा, इस वजह से उन्होंने ये लाइन इंसर्ट की होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इस लीगैलिटी में हम जाते हैं तो उसे कहा जाता है एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लेना। ओके, सो मेनका गांधी केस में नॉट अ नैरो बट वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 संज्ञान में लिया गया था, और अपनी खुद की ही गोपालन केस की जो जजमेंट थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था। और उन्होंने क्या कहा था इसमें, therefore it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है किसी भी पर्सन की, वो डिप्राइव की जा सकती है बाय लॉ, लेकिन जो प्रोसीजर है प्रिस्क्राइब की हुई वो रिजनेबल हो, वो फेयर हो, फेयर मतलब सही हो, और जस्ट हो मतलब जस्ट होने का अर्थ है कि वो जस्टिस उससे प्रदान किया गया होना चाहिए। जस्ट हो, फेयर हो एंड रिजनेबल हो। ओके, जस्ट मीन्स आप ये कह सकते हो वो सही भी होनी चाहिए, राइट, रिजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और जस्ट भी होनी चाहिए। सो तीनों चीजों को संज्ञान में लिया जाता था कि प्रोसीजर तो सही से उन्होंने लॉ बनाते टाइम शायद प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने लॉ बनाया होगा, तो प्रोसीजर तो उन्होंने सही से परखी होगी, लेकिन क्या ये जस्ट है, क्या ये फेयर है, फेयर इनफ है, ओके, क्या ये रिजनेबल है। तो इन तीनों एस्पेक्ट को जो है वो ध्यान में लिया गया था इन मेनका गांधी केस। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि इट हैज इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन है। ओके, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसमें जो स्कोप होता है सुप्रीम कोर्ट का वो एकदम नैरो होता है। ओके, वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि इसका जो स्कोप होता है एकदम वाइडर होता है। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट एकदम नैरो स्कोप के को ध्यान में रखकर, सिर्फ लाइन का मीनिंग ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय देता है। वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया जाता है उसका मीनिंग का, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट लीगैलिटीज में नहीं जाता है कि क्या ये लीगल है, ये फेयर है, रिजनेबल है, जस्ट है, इन सारी लीगैलिटीज ऑफ लॉ में नहीं जाता है कि वो लॉ सही है या गलत है, इसमें नहीं जाता है। सिर्फ उसने प्रोसीजर फॉलो किए है क्या तो वो लॉ सही होगा, लेकिन क्या वो लॉ सही है, क्या वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो नहीं छीन रहा है, ओके, क्या वो फेयर है, पारदर्शी है या नहीं है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि लॉ दैट इज ड्यूली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव और कंसर्न बॉडी इज वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। अगर किसी भी बॉडी ने, किसी भी कंसर्न अथॉरिटी ने जो लॉ बनाती है, उन्होंने अगर करेक्ट प्रोसीजर जो भी संविधान में लिखी है उसे अगर फॉलो किया गया है तो उस लॉ को वैलिड करार दिया जाता है इन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इसमें जो है अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर लॉ में कोई प्रोसीजर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग कोई लॉ बनाया गया है, तो किसी भी
पर्सन का जो लाइफ एंड लिबर्टी का जो भी राइट है अंडर आर्टिकल 21, उसे सरकार छीन सकती है, उसे उससे डिप्राइव किया जा सकता है। यहाँ पर जो स्कोप है ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एकदम लेस है, एकदम छोटा है, क्योंकि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था गोपालन केस में। तो इसका जो स्कोप है वो एकदम छोटा सा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का, एकदम लेस स्कोप होता है, नैरो स्कोप होता है। कोर्ट कैनॉट गो इनटू द लीगैलिटी ऑफ लॉ, कोर्ट लीगैलिटी ऑफ द लॉ में जाता नहीं है कि लीगली वो लॉ सही है या नहीं है। ओके, सिर्फ कोर्ट इतना देखता है कि उसने प्रोसीजर जो है वो फॉलो की है या नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग। अब इट डज नॉट सीक वेदर द लॉज मेड बाय अ पार्लियामेंट इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री। कोई भी लॉ उठाकर बना दिया या वो जस्ट है, फेयर इनफ है या नहीं है, ये कोर्ट नहीं देखता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में। अब ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, जैसे मैंने कहा था कि ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, वहीं पर अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो अर्थ है वो होता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो होना ही चाहिए, प्लस द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट, नॉट आर्बिट्री। प्रोसीजर जो होनी चाहिए इस्टेब्लिश बाय लॉ वो तो टेक केयर करनी ही चाहिए लॉ बनाते टाइम, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो लॉ है वो लॉ फेयर भी होना चाहिए, पारदर्शी भी होना चाहिए, जस्ट भी होना चाहिए, एंड नॉट आर्बिट्री। ऐसा कोई भी लॉ कहीं से भी उठाकर आपने बनाना नहीं चाहिए। ओके, देन इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द लीगल राइट्स। अब इसमें लीगल रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो लीगल राइट्स है किसी भी सिटीजन के, उसे स्टेट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के केस में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसका जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है, नैरो स्कोप नहीं है। वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें कोर्ट कैन गो इनटू द लीगैलिटी ऑफ लॉ, लॉ लीगल है या नहीं है ये भी कोर्ट यहाँ पर देखेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। वहीं पर जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर पर ध्यान दिया जाता था, लीगैलिटी ऑफ लॉ में नहीं जाया जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में जो स्कोप था वो भी कम था, वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में स्कोप भी वाइडर है। Not only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person, but also see if the law made is fair, just and not arbitrary. सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता कि वो आर्टिकल 21 को डिप्राइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट वो जो लॉ है वो सही है या नहीं है, उसकी लीगैलिटी को भी चेक किया जाता है कि वो फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री है या नहीं। देन ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है एक अमेरिकन कंसेप्ट है। ओके, सो इन मेनका गांधी केस ऑफ 1978 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया था। यहां से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब देखिए आर्टिकल 21 जो है ना ओवर द टाइम इवॉल्व होता गया, और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी भी जो है ना वो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसमें राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है। कोई भी हमारी जो भी जानकारी है, पर्सनल जानकारी है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया या कहीं से भी अगर उठाकर किसी को शेयर करता है तो ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो गया। सो राइट टू प्राइवेसी हमारी जो है आजकल हार्म हो रही है। देन राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड मीन्स व्हाट, कि अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी केस लड़ना है तो उसके लिए राइट टू फ्री लीगल एड एज अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ही आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। देन राइट अगेंस्ट सॉलिडरी कन्फाइनमेंट, ओके, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो एक्ट बना है ना तो ये भी हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देन राइट टू रेपुटेशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं, इसके अगेंस्ट का जो भी राइट है। देन राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सम ऑफ द राइट्स हैं हमारे जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ये सभी ह्यूमन राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रेस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, स्पीच हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये सम ऑफ द ह्यूमन राइट्स यहाँ पर दिए गए। सो राइट आर्टिकल जो 21 है ना दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है और इसका स्कोप भी वाइडर है। सो इट इज नॉट ओनली
पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, बट उस लाइफ के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। ओके, जैसे अभी आर्टिकल 21A जो है ना, आर्टिकल 21 तो हमने देख लिया कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के लिए था। आर्टिकल 21A किसके लिए है? तो जो आरटी एक्ट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था और बाद में चलकर 2009 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी मिला था। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है ये आता है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। और आर्टिकल 45 जो है, जिससे हम कहते हैं कि डीपीएस पे, ओके, आर्टिकल 45, इसमें भी कहा गया है कि जो गार्डियन है उनकी ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे। देन डीपीएसपी जो है, सॉरी ये है आर्टिकल 45 जो कि ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड आर्टिकल 51A जो कि डीपीएसपी है, उसके अंतर्गत भी राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 21 जो हमने अभी देखा कि राइट टू एजुकेशन के लिए है, declares that state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। स्टेट ये डिटरमाइन कर सकता है कि किस मैनर में शिक्षा प्रदान करनी है, लेकिन 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन होंगे उन्हें स्टेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये स्टेट की ड्यूटी है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा गया है। So this is our fundamental right that the state shall provide free and compulsory education to the children of age 6 to 14 years। लेकिन किस मैनर में ये प्रदान करनी है शिक्षा, ये स्टेट को डिटरमाइन करने का अधिकार इसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। अब देखिए दोस्तों, इसे एक तो पता चलता है कि 6 to 14 ईयर्स तक ही आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके, नॉट हायर एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगा, हायर एजुकेशन है। सो दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि मुझे इंजीनियरिंग तक पढ़ाया जाए। सो इट्स नॉट द राइट ड्यूटी ऑफ स्टेट, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, और इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स not binding upon them। Okay, this provision was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002। तो 2002 में जो 86th Constitutional Amendment Act आया था, उससे ये जो प्रोविजन है वो ऐड हो चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन दिस अमेंडमेंट इज अ मेजर माइलस्टोन इन द कंट्रीज एम टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। अब ये जो आर्टिकल था जो ऐड हो चुका था, ये एक मेजर माइलस्टोन था इन द कंट्रीज एम टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो पॉलिसी है एजुकेशन फॉर ऑल, इसको अचीव करने के लिए एक मेन माइलस्टोन कहा जाता है। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड द स्टेप एज द डाउन ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। ये आर्टिकल 21A है दोस्तों, ओके, आर्टिकल 21A। ये जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है स्टेप को, ये कहा था गवर्नमेंट ने कि दिस इज द डाउन ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स का जो भी चैप्टर है उसके अंतर्गत ये सेकंड रिवॉल्यूशन का डाउन मतलब शुरुआत हो चुकी थी ऑफ द सिटीजन्स राइट। सो हमने देखा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2002 का, उसके अंतर्गत इस आर्टिकल 21A को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और दिस आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू RTE, दैट इज राइट टू एजुकेशन। अभी राइट टू एजुकेशन कहा किन लोगों के लिए था, तो 6 से लेकर जो 14 ईयर्स के चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा। और वो कौन प्रदान करेगा? स्टेट प्रदान करेगी। लेकिन किस प्रकार से इसको प्रदान करना है, किस मैनर में इसको प्रदान करना है, ये अधिकार उस सरकार को ही दे दिया था इसी आर्टिकल के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, देन even before this amendment the constitution contained a provision for free and compulsory education for children under article 45 in part 4। जैसे मैंने कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी
इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 45, तो उसमें दिया गया है ये प्रावधान फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया था कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, सो स्टेट एंडेवर करेगा, स्टेट ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, ऐसी कुछ चीजें प्रदान करेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल तक जब तक उनकी उम्र कंप्लीट नहीं होती है तब तक उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और उनका एजुकेशन भी होना चाहिए 6 साल की उम्र तक। लेकिन बीइंग अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था तो एनफोर्सेबल नहीं था। ओके, सो ये इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया था, एक्सप्लिसिटली तो नहीं। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। नाउ देयर इज स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। तो जैसे कि ये जो है, ये चीजें जो है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने के कारण क्या था, डीपीएसपी में होने के कारण क्या था कि इसे एनफोर्सेबल तो नहीं किया जा सकता था कि सरकार ये नहीं कर रही है, इसमें तो ये मेंशन है कि 6 ईयर के चाइल्ड को जो है वो अर्ली लाइफ चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए लॉ बना दिया, फिर इसको एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया। अब ऑल्सो एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। अब जैसे कि डीपीएसपी का पार्ट था आर्टिकल 45 के अंतर्गत पार्ट 4 में, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे आर्टिकल 51A के अंतर्गत दी गई है। इसका भी इस पार्ट पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था अबाउट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या कहा गया था कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी गार्डियन होगा उन बच्चों का, उस हर एक सिटीजन की ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी होगी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो भी बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक होगा, उसका जो भी गार्डियन होगा, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत दिया है, लेकिन सेम ये भी फंडामेंटल ड्यूटी होने के कारण नॉन जस्टिशिएबल इन कोर्ट है। तो इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि भाई 6 to 14 ईयर का बच्चा है और उसे उसका जो भी पेरेंट है वो एजुकेशन नहीं प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन एनफोर्सेबल है, तो इसके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसमें सरकार ने क्या किया कि 21A आर्टिकल जो है उसको इंसर्ट किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब मिला, 2009 के अंतर्गत। ओके, 2009 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला एज अ फंडामेंटल राइट, और वो बन गया फिर आरटी एक्ट ऑफ 2009, जिसे कहा जाता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A को एक पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बना दिया और इसे एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया। ओके, this act seeks to provide that every child has the right to be provided full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। तो एक हर एक चाइल्ड का अधिकार है कि उसे एक इक्वल क्वालिटी का शिक्षा जो है वो प्रदान करना चाहिए स्टेट के द्वारा, इसका वो फंडामेंटल राइट है। ओके, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 22 जो है वो किस बारे में है ये अभी हम देखेंगे। आर्टिकल 20 हमने देख लिया, आर्टिकल 21 हमने देख लिया, आर्टिकल 21A भी हमने देख लिया। ओके, देखिए आर्टिकल 20 जो था वो था अगेंस्ट कन्विक्शन, मतलब कोई ऑफेंस किया और उसके अगेंस्ट जो कन्विक्शन है उसमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगा उसके अगेंस्ट था। आर्टिकल 21 जो था वो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट था। आर्टिकल 21 जो था वो आरटी से रिलेटेड था। आर्टिकल 20 जो था उसमें 3 चीजें कही गई थी, कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, देन नो डबल जियोपार्डी भी नहीं लगेगा, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
ओके। नो पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ था कि जिस टाइम पर आपने कोई जुर्म किया है उसी टाइम पर जो लॉ प्रेजेंट होगा उसके ही अंतर्गत आपको सजा मिलेगी, और जितनी सजा का प्रावधान है, जितना पनिशमेंट का प्रावधान है, जितने पैसों का पनिशमेंट होगा उतना ही आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ना ही आगे चलकर जो लॉ बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। नो डबल जेओपार्डी मतलब अगर आपको किसी जुर्म के लिए एक बार सजा मिल गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी भी क्रिमिनल केस में, नॉट सिविल एंड नॉट टैक्स से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी क्रिमिनल केस में आपको खुद के अगेंस्ट खुद जुर्म जो है वो कबूलने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीजें थी आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए था। ओके। देन आर्टिकल 21A जो है वो है राइट टू एजुकेशन। ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, और इसे दर्जा मिला था 2009 में। ओके, एज एन आरटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। तो इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इसके ऑलरेडी प्रावधान थे डीपीएसपी में। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 साल तक जो भी चाइल्ड होगा उसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड उसका एजुकेशन, इसकी जिम्मेदारी स्टेट की थी। ओके। और 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, उसमें कहा गया था कि जो गार्डियन होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि 6 से लेकर जो 14 साल का बच्चा होगा उसे वो एजुकेशन प्रदान करें। लेकिन दोनों नॉन एनफोर्सेबल थे इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इस कारण जो है इनके ऊपर कोई भी केस या कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा था। इस वजह से 2002 में यह एक्ट आया और 2009 में यह आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ एज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब आर्टिकल 22 जो है वो डिटेंशन से रिलेटेड है। डिटेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। अब व्हाट इज मीन बाय प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव? सो गाइस, प्यूनिटिव मतलब क्या कि अगर किसी भी जो जुर्म होगा उससे पहले ही अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो तो उसे प्रिवेंटिव कहा जाता है, और कोई भी जुर्म होने के बाद अगर कोई एक्शन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव प्यूनिटिव। ओके। सो प्रिवेंटिव मतलब पहले ही अगर हम किसी के बारे में टेक केयर कर रहे हो, पहले ही हम किसी भी चीज को होने से पहले ही अगर उसे रोकने की कोशिश कर रहे तो वो हो गया प्रिवेंटिव। और प्यूनिटिव मतलब उसके बाद अगर हम कोई भी प्रिकॉशन ले रहे हैं उसके बाद हो जाने के बाद, तो उसे कहा जाता है प्यूनिटिव। ओके। सो डिटेंशन दो प्रकार का होता है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। Okay. So Article 22 is related to the provisions of detention. So Article 22 grants protection to person who are arrested or detained. जो अरेस्ट हो चुके हैं या डिटेन हो चुके हैं पर्सन, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। प्रोटेक्शन दो प्रकार का होता है, ये प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव जो डिटेंशन है, और डिटेंशन जो है वो दो प्रकार का है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन जो है इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया है कि उस बंदे ने वो ऑफेंस किया है, वो जुर्म किया है, तो उसके बाद जो ट्रायल होती है, आफ्टर ट्रायल जो होती है, ओके, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट, उसके बाद ये डिटेंशन किया जाता है। ओके, उसको डिटेन किया जाता है कि वो गिल्टी पाया गया है उस ऑफेंस के अंतर्गत, तो उसे डिटेन किया जाता है, तो उसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। और प्रिवेंटिव मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा कि अगर जैसे कि मैं विदर्भा रीजन से हूँ खुद, मालेगांव करके एक तालुका है। ओके, वहाँ पर क्या होता है जनरली, अगर गणेश चतुर्थी वगैरह होती है, और आपने भी कई कई बार देखा होगा कि कुछ बंदे जो होते हैं उनको डिटेन किया जाता है, जिसे हम तड़ीपार भी बोलते हैं, क्योंकि सरकार को लगता है या फिर पुलिस को लगता है कि इनकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न ना हो, तो
एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो क्या करते हैं, उन लोगों को जो है ना वो कुछ दिनों के लिए कहते हैं कि आप इस सिटी में आओ ही मत, ओके, इस महीने के लिए या फिर 10-12 दिनों के लिए क्या है आपको डिटेन किया जाता है, आप इस सिटी में दिखोगे नहीं, ओके। सो ये प्रिकॉशनरी जो मेजर लिया जाता है ना वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है, उनको डिटेन कर दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, जिसमें ट्रायल तो होता नहीं है, राइट, तो विदाउट ट्रायल ये होता है, एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। अब कन्विक्टेड भी नहीं हो आप और आपका कोई ट्रायल भी नहीं हुआ आपके ऊपर, फिर भी आपको डिटेन कर दिया, तो ऐसा जो डिटेंशन होता है जिसमें विदाउट ट्रायल या फिर विदाउट कन्विक्शन बाय कोर्ट किसी पर्सन को डिटेन कर दिया जाता है। अब इसका जो पर्पज होता है, इट्स पर्पज इज नॉट टू पनिश अ पर्सन, पनिश करना इसका पर्पज नहीं होता है फॉर अ पास्ट ऑफेंस, बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। मतलब उसने अगर कोई जुर्म पास्ट में किया है उसके अगेंस्ट उसको पनिश करना ये हेतु इसका नहीं होता है, बल्कि वो आगे चलकर कोई ऑफेंस ना करे इन द नियर फ्यूचर, ये इसका हेतु होता है, इसके पीछे का जो भी मकसद होता है वो ये होता है कि आने वाले फ्यूचर में वो बंदा कोई ऑफेंस ना करे। सो दस द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन, सिर्फ किसी भी क्या बोल सकते हैं कि किसी भी अजम्पशन के बेसिस पर जो है इसको हम प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते हैं, और ये अजम्पशन के बेसिस पर, सस्पिशन के बेसिस पर हम ये एक्शन लेते हैं, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिटेंशंस। प्यूनिटिव डिटेंशंस मींस वंस एक बार अगर उसने जो ऑफेंस किया है वो अगर ट्रायल के बाद और कन्विक्शन के बाद अगर ये प्रूव हो चुका है कि द पर्सन हैज कमिटेड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उसके लिए उसको डिटेन किया जाता है, तो उसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। एंड देन द सेकंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें विदाउट एनी ट्रायल विदाउट एनी कन्विक्शन बाय कोर्ट किसी बंदे को डिटेन कर दिया जाता है। इसका पर्पज जो होता है टू, ये नहीं होता है कि किसी पास्ट जो ऑफेंस उसने किया है, जो भूतकाल में उसने कोई गुनाह किया है उसके अगेंस्ट उसको डिटेन करना है, उसको सजा देना, इसका ये मकसद नहीं होता, बल्कि वो आने वाला जो समय है उसमें कोई ऑफेंस ना क्रिएट करे, इस वजह से उसको डिटेन किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर, हम पहले ही उसका ख्याल रख रहे हैं कि वो आगे आने वाले समय में कोई ऑफेंस ना करे। सो ये सिर्फ और सिर्फ संदिग्धता की बेसिस पर लिया गया फैसला होता है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन, सस्पिशन के बेसिस पर लिया गया एक डिटेंशन होता है। सो आर्टिकल 22 में दो पार्ट्स है, इट डील्स विद द टू केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के केसेस से रिलेटेड डील करता है, और सेकंड जो पार्ट है वो डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उन केसेस से भी आर्टिकल 22 डील करता है, और आर्टिकल 22 डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के केसेस से भी। द फर्स्ट आर्टिकल 22 कंफर्म्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन। जो फर्स्ट मीन्स क्या, जो ऑर्डिनरी लॉ के अगेंस्ट जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसी भी पर्सन को जो है हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ, किसी भी ऑर्डिनरी लॉ में अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया तो उसको क्या क्या राइट मिलता है। राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड्स पर आप उसे अरेस्ट कर रहे हो ये उसे बताना जरूरी होता है, इसका राइट बंदे को मिलता है। देन राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर मतलब किसी भी लॉयर द्वारा उसे खुद को डिफेंड करने का राइट मिलता है, वो खुद कंसल्ट कर सकता है किसी भी प्रैक्टिशनर को, लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स किसी भी लॉयर को, तो ये अधिकार सामान्य नागरिक को है। देन राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। मतलब अगर आपको आज किसी ने अटक किया है, ओके, तो किसी जुर्म के अंतर्गत किसी कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया मुंबई में और ले जाना है चेन्नई में, तो जो जर्नी का टाइम होगा, ओके, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और उस जर्नी के टाइम को छोड़कर 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाना चाहिए, ये राइट है ऑफ अ सिटीजन। देन राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मैजिस्ट्रेट ने और डिटेंशन नहीं कहा गया है तो आने वाले 24 घंटों के अंदर ही आपको छोड़ देना चाहिए। अगर डिटेन करने के लिए कहा है तभी आपको डिटेन किया जा सकता है,
नहीं तो 24 घंटों के अंदर आपको छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्डिनरी लॉ जो है उसके अगेंस्ट हमें राइट मिलते हैं। सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, द सेफगार्ड्स, अब ये जो फर्स्ट केस के जो ऑर्डिनरी लॉ के जो सेफगार्ड्स है वो किसे अवेलेबल नहीं है, तो दे आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। ओके, एनिमी एलियंस को ये अवेलेबल नहीं है। या फिर अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, मतलब अजम्पशन के बेसिस पर अगर किसी को डिटेन किया गया है कि ये ऑफेंस कर सकता है बंदा, तो उस केस में, या फिर आप एनिमी एलियन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, तो आपको ये सेफगार्ड अवेलेबल नहीं है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 मीन्स ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन अ फेल्यूर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोशन ऑफ एन एलियन। मतलब आर्टिकल 22 जो है वो किस किस चीजों पर लागू नहीं होता है, तो अगर कोई ऑर्डर दिया है किसी सिविल कोर्ट ने, ओके, या आपका कोई सिविल अरेस्ट है, या फिर आप अरेस्ट किए गए हो फेल्यूर टू पे इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स ही नहीं भरा है और उस केस में अगर आप अटक किए गए हो, देन आपका डिपोर्शन हुआ है, डिपोर्टेशन हुआ है किसी भी एलियन का उसकी कंट्री में, तो उसके बेसिस पर अगर आप अटक हुए गए हो, तो इन केसेस में जो है वो आपको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, सॉरी, ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन वाले जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के अगेंस्ट जो भी सेफगार्ड्स है वो नहीं मिलेंगे। ओके, देन दिस अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर और सम एक्टिविटी प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपने कोई क्रिमिनल जो है ऑफेंस किया है, या फिर क्वासी क्रिमिनल, थोड़ा जो क्रिमिनल टाइप का है, क्रिमिनल नेचर का है, ऑफेंस किया है, या कुछ प्रिजुडिशियल जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें होती है उस प्रकार का अगर कोई आपने ऑफेंस किया, तो उसी केस में सिर्फ ये एक्ट अप्लाई होता है। जो सेकंड पार्ट है जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ये क्या क्या प्रोटेक्शन हमें ग्रांट करता है, तो अब हम देखेंगे। द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड फॉर डिटेंड और अरेस्टेड और डिटेंड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब ये जो सेकंड पार्ट है आर्टिकल 22 का, ये हमें कुछ प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट, अगर आप प्रिवेंटिवली डिटेंड किए गए हो, प्रिवेंटिव डिटेक्शन जो है उसके अगेंस्ट अगर आप डिटेंड किए गए हो, तो उस केसेस में आपको ये प्रोटेक्शंस मिलते हैं। तो कौन कौन से मिलते हैं? दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये जो प्रोटेक्शन है सिटीजन को भी मिलता है और एलियंस को भी मिलता है, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ, क्रिमिनल लॉ वाला जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है। ओके, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है? द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैनॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। मतलब 3 महीने से ज़्यादा जो है वो आपको डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट इसके परमिशन ना दे। देन द बोर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। जो भी बोर्ड होगा जो आपको डिटेन करेगा उसमें हाई कोर्ट के जो जजेस है वो होने चाहिए। तो दो चीज़ें, 3 महीनों से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, और उस बोर्ड में HC हाई कोर्ट के जो जज है वो होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। देन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। जिससे भी आप डिटेन कर रहे हो उसको किस ग्राउंड्स पर आप डिटेन कर रहे हो ये बता दिया जाना चाहिए। हाउएवर द फैक्ट कंसिडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। अब ये जो फैक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट है, इसलिए इसे डिस्क्लोज करके रखा जाना चाहिए। ओके, द डिटेन्यू should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order। अब जिसे भी आप डिटेन कर रहे हो ना उसे एक अपॉर्चुनिटी तो दे देनी चाहिए कि वो खुद को रिप्रेजेंट करे डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। ओके, सो 3 चीजें हैं। फर्स्ट कि ये जो है वो सिटीजन एज वेल एज एलियंस को भी अवेलेबल है। उसमें आपको 2 प्रावधान है कि 3 महीने से ज्यादा आपका डिटेंशन नहीं होगा जब तक कोर्ट नहीं चाहेगा। अगर कोर्ट ने 3 महीने से ज्यादा आपको करार दे दिया डिटेंशन, कुछ आपके कुछ कॉज है जिसके कारण आपका डिटेंशन एक्सटेंड कर दिया कोर्ट ने, तभी उस केस में 3 महीने से ज़्यादा हो सकता है। देन जो भी डिटेन कर रही है उस बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए। देन जो ग्राउंड्स है वो आपको बता दिए जाने चाहिए कि किस ग्राउंड पर आपको डिटेन कर रहे हैं, वो फैक्ट्स आपके साथ डिस्क्लोज कर देने चाहिए। देन आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए कि आप खुद को रिप्रेजेंट करें अगेंस्ट दिस डिटेंशन ऑर्डर।
The 44th Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2 months. जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया था कि जो ये पीरियड ऑफ डिटेंशन है इसे 3 महीने से घटाकर 2 महीने तक रखा था विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड की किसी भी परमिशन के सिवा आपका ये जो डिटेंशन है वो 3 महीने से 2 पर लाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोविजन है हैज नॉट एट बीन बॉट इनटू फोर्स, हेंस द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 मंथ्स स्टिल कंटिन्यू। लेकिन ये प्रोविजन कभी भी लागू ही नहीं किया गया और अभी भी 3 महीनों का डिटेंशन जो है वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में। ओके, देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो आगे जो भी लॉज है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 23, उसे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो अब तक जो भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ा है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या किस प्रकार से आपको समझाना है, वेदर आई शुड स्टार्ट टीचिंग इन होल इंग्लिश और शुड आई स्टिक विद दिस बायलैंग्वेज फॉर्मूला, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार से आपको अगर पढ़ाना है, अच्छा लग रहा है, तो आप उस पर भी अपनी राय जो है वो लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। ओके, सो थैंक्स once again. We will continue this fundamental right chapter in the upcoming sessions. Okay, thanks a lot.